नमस्कार सभी साथियों को स्वागत करता हूं सभी का इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पीएन लोथा। साथियों, हिंदी व्याकरण का कई दिनों बाद पेपर आया है जिसमें आपके हिंदी व्याकरण के 20 प्रश्न और शिक्षण विधियों के 10 प्रश्न देखने को मिलेंगे। हिंदी का पेपर नंबर 15 है। इसके पहले हिंदी के हमने 14 पेपर हल कर चुके हैं। पूरे 30 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। हिंदी के अच्छे लेवल के प्रश्न देखने को मिलेंगे, कठिन प्रश्न भी आप इनको कह सकते हो। तो साथियों, कोशिश होनी चाहिए कि 25 क्वेश्चन आप सही कर दो। यकीन मानो, अगर 25 क्वेश्चन सही कर दिए तो मतलब आप हिंदी में अच्छा नॉलेज रखते हो। तो अपने ज्ञान की परख जरूर कीजिएगा इस टेस्ट के माध्यम से। रीट पात्रता परीक्षा 2022 और उसके बाद में जो 3rd ग्रेड का मुख्य पेपर होगा उसके लिए बेहद ही उपयोगी पेपर है ये। फर्स्ट और 2nd ग्रेड में भी बेहद काम आएगा ये। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एक एक प्रश्न को देखेंगे। आपके पहला प्रश्न, निम्न में से किस शब्द में संधि सही नहीं हुई है? मन है प्लस चिकित्सा मनोचिकित्सा, मन है प्लस विज्ञान मनोविज्ञान, रज है प्लस कण रज है कण, और अहन प्लस रात्रि अहोरात्र। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। यूँ मान लीजिए जो नॉलेज रखेगा वही इस क्वेश्चन को हल करेगा। तो देखो, पहला जो प्रश्न है इसका जो सही उत्तर रहेगा वो रहेगा साथियों, एक बार आप देख लीजिए। इसका राइट आंसर है मन है प्लस चिकित्सा मनोचिकित्सा। क्योंकि मन है प्लस चिकित्सा से मनोचिकित्सा नहीं बनता है, मनस चिकित्सा बनेगा। क्या बनेगा साथियों? मनस्य चिकित्सा। क्या बनेगा? मनस्य चिकित्सा। तो मतलब यहाँ पर ये आपका संधि सही नहीं हो रहा है इसमें। देखो, मन है प्लस विज्ञान से मनोविज्ञान बनता है, रज है प्लस कण से रज है कण ही बनता है। जो रजो कण होता है वो एक अशुद्ध शब्द है, ठीक है। और अहन प्लस रात्रि से अहोरात्र ही बनता है। तो ओनली प्रथम विकल्प ही आपके पहले प्रश्न में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 2 पे आएंगे। तो दूसरा प्रश्न, निम्न में से स्त्री शब्द का पर्यायवाची कौन सा है? इहा, आपगा, शीला और अबला। साथियों, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। पिछली रीट में भी इस प्रश्न को पूछा गया था कि स्त्री शब्द का पर्यायवाची इनमें से कौन है। तो दिए गए विकल्पों में से यहाँ इहा, शीला या आपगा स्त्री का पर्यायवाची नहीं है, बल्कि जो अबला शब्द है चौथे विकल्प में, ये स्त्री शब्द का पर्यायवाची है। तो चौथा विकल्प आपके प्रश्न नंबर 2 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 3 की ओर बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है, दीर्घ संधि का उदाहरण नहीं है। देखो, दीर्घ संधि किसका भेद होती है? स्वर संधि का। तो यहाँ पर दीपावली, जनार्दन, कारागार और सत्यानाश। विकल्पों को देखिए, विकल्पों को तोड़ करके देखिए, तब जाके ये चीजें आपके क्लियर होने वाली है। तो यहाँ देखो, दीर्घ संधि के अंतर्गत साथियों दीपावली जो शब्द है ये दीर्घ संधि का उदाहरण है। जनार्दन जो शब्द है ये दीर्घ संधि का उदाहरण है। कारागार शब्द दीर्घ संधि का उदाहरण है। लेकिन सत्यानाश शब्द का निर्माण सत्य प्लस नाश से हुआ है। तो यहाँ पर सत्य के बाद में स्वर नहीं आ रहा है, व्यंजन आ रहा है, और ये दीर्घ संधि का अपवाद माना जाता है, न कि दीर्घ संधि का उदाहरण। तो विकल्प नंबर आपका जो 4 है प्रश्न संख्या 3 में, ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 4 को देखेंगे। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 4 पर। आपके प्रश्न संख्या 4 आपसे पूछ रहा है, अत्याचार शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? अत, अति बड़ी वाला, अति छोटी वाला और अत्य। साथियों, अत्याचार के जब हम टुकड़े करते हैं तो अत्याचार शब्द का निर्माण अति प्लस आचार से मिलकर हुआ है। किससे? अति प्लस आचार। यन संधि यहाँ पर हो रही है इसमें, और इसमें कौन सा उपसर्ग है? अति, छोटा वाला। मतलब तीसरा वाला विकल्प आपके प्रश्न संख्या 4 में सही है। रेगुलर टेस्ट सीरीज देने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ, चाहे हिंदी की हो, चाहे आपके शिक्षण विधियों की हो, चाहे आपके मनोविज्ञान की हो, चाहे आपके राजस्थान जीके की हो, चाहे आपके गणित की क्लास से हो। तो साथियों, यहाँ पर ये सारी चीज़ें निःशुल्क ही इस चैनल पर आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 5 पे आते हैं। तो 5वां प्रश्न, रोहन का भाई सोहन बाजार से सुंदर कपड़े लेकर आया है। प्रस्तुत वाक्य में कौन से पदबंध का प्रयोग हुआ है? तो देखो, 5वां जो प्रश्न है आपके, रोहन का भाई सोहन बाजार से सुंदर। तो यहाँ पर सुंदर शब्द अंतिम है, यहाँ पर रेखांकित शब्दों के अंतर्गत। तो सुंदर क्या है? एक विशेषण शब्द है, अतः यहाँ पर विशेषण पदबंध का प्रयोग हुआ है। विकल्प नंबर आपका 2 सही है प्रश्न नंबर 5 में। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 6 की ओर बढ़ेंगे। तो 6वां प्रश्न है, निम्न में से भाववाचक संज्ञा है? अपनी, अवसर, दया और यह है। तो साथियों, दिए गए विकल्पों में से आपको कौन से विकल्प में भाववाचक संज्ञा नजर आ रही है? आप जरूर यहाँ पर जो तीसरा विकल्प है दया वाला, इस पर गए होंगे। अर्थात दया शब्द में यहाँ भाववाचक संज्ञा है। देखो, भाववाचक संज्ञा क्या होती है? जहाँ पर
व्यक्ति के गुणों का आभास हो, ठीक है, या फिर कोई भाव का आभास हो तो वहाँ होती है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा का कोई दृश्य प्रतिरूप नहीं होता है। तो तीसरा जो विकल्प है यहाँ पर यही इसका सही उत्तर रहेगा। साथियों, प्रश्न संख्या 7 है, भारत के स्वतंत्रता सेनानियों ने अंग्रेजों से डटकर मुकाबला किया। वाक्य में क्रिया किस काल की हुई है? तो आसन्न भूतकाल की, पूर्ण भूतकाल की, सामान्य वर्तमान काल की और सामान्य भूतकाल की। देखो, भारत के स्वतंत्रता सेनानियों ने अंग्रेजों से डटकर मुकाबला किया, कर लिया, तो यहाँ पर अगर ये होता किया था तो पूर्ण भूतकाल में आ जाता, किया है तो आसन्न भूतकाल में आ जाता, लेकिन ऐसा नहीं है साथियों, कर लिया वर्तमान में तो आएगा ही नहीं, तो सामान्य भूतकाल इसका सही उत्तर है। आपके प्रश्न संख्या 7 में चौथा विकल्प सही है। नेक्स्ट बढ़ते हैं अब हम प्रश्न संख्या 8 की ओर। साथियों, प्रश्न संख्या 8 है, किस विकल्प में वाक्य के अन्वय नामक तत्व से संबंधित कमी है? गीता जाती है, शुद्ध गाय का घी लाया हूँ, दही खट्टी है और बाजार वाजार जाना है। तो इस प्रकार से जब वाक्य हम बोलते हैं, जैसे बाजार, मुझे बाजार वाजार की तरफ जाना है, शुद्ध गाय का घी लाया हूँ, गीता जाती है, दही खट्टी है, साथियों इनमें वाक्य के जो तत्व होते हैं, जैसे अन्वय वगैरह है, ये चीज़ें यहाँ पर अन्वय का आपको अर्थ समझना होगा कि अन्वय क्या होता है। तो जहाँ पर किसी वाक्य में लिंग वचन संबंधी अशुद्धि हो, कैसी अशुद्धि हो? लिंग वचन संबंधी अशुद्धि हो, उस वाक्य में अन्वय नामक तत्व की कमी मानी जाती है। तो यहाँ पर लिंग वचन संबंधी त्रुटि किस वाक्य में दिख रही है आपको? विकल्प नंबर 3 में। दही खट्टी है, क्योंकि दही खट्टी नहीं, दही खट्टा होता है, ठीक है, दही खट्टा है, इस प्रकार से वाक्य होना चाहिए, अर्थात इसमें यहाँ पर लिंग संबंधी त्रुटि हुई है। तो तीसरा विकल्प आपके प्रश्न 8 में सही है। शुद्ध गाय का घी लाया हूँ, ये पदक्रम संबंधी अशुद्धि है, शुद्ध गाय का घी नहीं, गाय का शुद्ध घी लाया हूँ, इस प्रकार से वाक्य होना चाहिए था। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 9 पे आते हैं। तो 9वां प्रश्न, निम्न में से किस विकल्प में विदेशी भाषा का शब्द है? विद्युत, गंभीर, गायक और हलवाई। तो यहाँ पर आपको विदेशी भाषा का शब्द बताना है कि दिए गए विकल्पों में से कहाँ पर आपको विदेशी भाषा का शब्द नजर आ रहा है साथियों। तो देखो, जो विद्युत शब्द है, जो गंभीर शब्द है और जो गायक शब्द है, ये तीनों ही विदेशी भाषा के नहीं हैं, बल्कि हलवाई शब्द विदेशी भाषा से बना हुआ है, क्योंकि हलवाई शब्द मूलतः अरबी भाषा में एक शब्द आता है साथियों, हलवा। कौन सा? हलवा शब्द आता है, इससे हलवाई शब्द बना है, तो ये अरबी भाषा के शब्दों के अंतर्गत आ जाएगा। अतः आपके चौथा विकल्प प्रश्न संख्या 9 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 10 की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए 10वां प्रश्न, अ प्रत्यय का प्रयोग किसमें नहीं हुआ है? जैन में, साफल्य में, मानव में और कौशल में। तो देखो, अ प्रत्यय जिसमें नहीं लगा हुआ है उस विकल्प को आपको देखना है। कौशल शब्द का निर्माण कुशल प्लस ए से मिलकर हुआ है, किससे? कुशल प्लस ए, शब्द क्या बन जाता है? कौशल। मानव शब्द का निर्माण मनु प्लस ए से मिलकर हुआ है, तो शब्द क्या बन जाता है? मानव। तो यहाँ पर भी अ प्रत्यय है। जैन में शब्द का निर्माण जीन प्लस ए से हुआ है, जो बन जाता है जैन। लेकिन साफल्य जो शब्द है ये सफल प्लस ये से मिलकर बना हुआ है, किससे? सफल प्लस ये, अर्थात साफल्य में अ प्रत्यय नहीं है बल्कि ये प्रत्यय है। तो विकल्प नंबर आपका जो 2 है प्रश्न संख्या 10 में, यही आपका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 11 पे आएंगे। तो 11वां प्रश्न, कौन से उपसर्ग का अर्थ बुरा या कठिन से लिया जाता है? परि, उप, दुस और अति। तो साथियों यहाँ पर परि का तो चारों ओर से लिया जाता है, उप का ऊपर से लिया जाता है, अति का ज्यादा से लिया जाता है, और जो दुस उपसर्ग है इसका अर्थ बुरा या कठिन से लिया जाता है, जैसे दुह प्लस्तर, दुस्तर, इस प्रकार से। तो यहाँ पर दुस उपसर्ग का प्रयोग बुरा या कठिन शब्दों का अर्थ प्रकट करने के लिए लिया जाता है। तीसरा विकल्प आपके 11वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 12 की ओर बढ़ते हैं। तो 12वां प्रश्न, उपसर्ग के संबंध में असत्य कथन है, कौन सा? उपसर्ग नवीन शब्द निर्माण में सहायक होते हैं, इनका अपना स्वतंत्र अस्तित्व भी होता है, उपसर्ग शब्द में परिवर्तन व विशिष्टता ला देते हैं, और सभी कथन सत्य है। तो आपको यहाँ पर प्रश्न संख्या 12 में सही उत्तर देना है कि उपसर्ग के संबंध में आपको कौन सा कथन असत्य लग रहा है। साथियों, अगर हम प्रश्न को देखें तो उपसर्ग नवीन शब्द निर्माण में सहायक होते हैं, बिल्कुल सही बात है, लेकिन दूसरा विकल्प कह रहा है इनका अपना स्वतंत्र अस्तित्व होता है। तो ये स्वतंत्र अस्तित्व ही नहीं होता है, बल्कि ये किसी शब्द के साथ जुड़ते हैं, ठीक है। तो फिर ये वाला जो
दूसरा वाला विकल्प है ये एक असत्य कथन है उपसर्ग के संबंध में, तो यही आपका सही आंसर होगा। बाकी जो तीसरा कथन है उपसर्ग शब्द में परिवर्तन व विशेषता ला देते हैं, बिल्कुल सही है। जैसे एक शब्द है ज्ञान, ज्ञान में अगर अ उपसर्ग जोड़ दिया तो क्या बन गया, अज्ञान, तो ये तो बिल्कुल यहाँ पर परिवर्तन कर दिया, तो विकल्प 2 ही सही रहेगा प्रश्न 12 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 13 की ओर बढ़ेंगे। कौन से विकल्प में क्रिया सामान्य वर्तमान काल में हुई है? हम हिंदी का टेस्ट देते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया। रोहन बगीचे से फल तोड़ रहा है। और राजस्थान में कई शूरवीरों का जन्म हुआ था। हुआ था का मतलब क्या हुआ, पहले की बात है, भूतकाल में चला गया, तो ये आपका आंसर नहीं है। रोहन बगीचे से फल तोड़ रहा है, अपने को देखना क्या, सामान्य वर्तमान काल, तो तोड़ रहा है मतलब क्रिया वर्तमान में जारी है, और जहां क्रिया वर्तमान में जारी होती है वो अपूर्ण वर्तमान काल कहलाता है साथियों, तो ये भी आपका आंसर नहीं है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया, ले लिया, तो ये भी किस में चला गया, भूतकाल में। लेकिन विकल्प 1 जो है हम हिंदी का टेस्ट देते हैं, देते मतलब वर्तमान की बात है, और यहाँ पर यह नहीं बताया जा रहा है कि संदिग्ध है, अपूर्ण है, पूर्ण है, ऐसा कुछ नहीं है, तो ये एक सामान्य वर्तमान काल के अंतर्गत आ जाएगा। प्रथम विकल्प आपके 13वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 14। ऐसे शब्द का चयन कीजिए जो सदैव बहुवचन में नहीं रहता है। हस्ताक्षर, आंसू, तेवर और जल। तो साथियों यहाँ पर आपको शब्द देखना है जो सदैव बहुवचन में नहीं रहता है, तो जो हस्ताक्षर शब्द है ये सदैव बहुवचन में रहता है, तो आपका ये उत्तर नहीं होगा। आंसू शब्द सदैव बहुवचन में रहता है, ये भी आपका उत्तर नहीं होगा। तेवर शब्द सदैव बहुवचन में रहता है, ये भी आपका उत्तर नहीं होगा। लेकिन जो जल शब्द है ये सदैव बहुवचन में नहीं, बल्कि ये तो सदैव एक वचन में रहने वाला शब्द है। किसमें, एक वचन में रहने वाला शब्द है ये। तो विकल्प नंबर आपका 4 प्रश्न नंबर 14 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 15 की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए 15वां प्रश्न। कौन सा शब्द बहुवचन नहीं है? चूहिया, निंदिया लिखा था, यहाँ थोड़ी बिंदी लगना चाहिए था ना, चिड़िया और दुनिया। तो साथियों देखो, जहां पर स्त्रीवाचक शब्द है, मतलब स्त्रीलिंग वाले शब्द है, और बाद में या प्रत्यय लगा हो इस प्रकार का, तो वो शब्द किस में चले जाते हैं, यहाँ पर वो बहुवचन में चले जाते हैं। जैसे चूहा से चूहिया शब्द बना है और यहाँ प्रत्यय लगा हुआ है, तो फिर इसमें क्या हुआ साथियों, इसमें फिर ये बहुवचन हो गया। निंदिया शब्द बहुवचन हो गया, चिड़िया शब्द बहुवचन हो गया। लेकिन दुनिया शब्द जो है, दुनिया एक चीज याद रखना हमेशा, अगर कोई इस वर्ल्ड में, इस संसार में सिर्फ एक ही है तो फिर उसका कोई बहुवचन नहीं होता है। जैसे सूरज शब्द है, सूरज का सूरजो नहीं होता है कभी भी, ठीक है, तो यहाँ दुनिया शब्द का भी कोई बहुवचन नहीं बनेगा। तो विकल्प नंबर 4 सही है आपके प्रश्न नंबर 15 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 16 की ओर बढ़ेंगे। तो 16वां प्रश्न, पुल्लिंग शब्द किस विकल्प में दिया हुआ है? दिनांक, नौकरी, दया और दयालु। साथियों दिनांक अच्छी होती है, स्त्रीलिंग शब्द है। नौकरी अच्छी होती है, स्त्रीलिंग शब्द है। दया अच्छी होती है, स्त्रीलिंग शब्द है। लेकिन दयालु अच्छी होती है या अच्छा होता है? तो दयालु अच्छा होता है, तो मतलब यहाँ अच्छा होता है में जम रहा है, अर्थात यह एक पुल्लिंग शब्द है। तो फिर आपका कौन सा विकल्प सही है? चौथा विकल्प प्रश्न संख्या 16 में बिल्कुल सही रहेगा साथियों। चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 17 की ओर। आशा है आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा, प्रश्न अच्छे लग रहे होंगे। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और कम से कम एक जने को तो आप शेयर जरूर करिएगा साथियों वीडियो को। देखो चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ा सकते हो, बाकी आपकी मर्जी है साथियों। प्रश्न नंबर 17, उपमेय उपमान का संबंध किस विकल्प में है? धर्माधर्म, मुखारविंद, हथघड़ी, हथघड़ी नहीं हथघड़ी लिखा था ये, हथघड़ी और लावारिस। तो यहाँ पर देखो उपमेय उपमान का संबंध आपसे पूछा जा रहा है साथियों। उपमेय उपमान ये कर्मधारय समास के अंतर्गत आता है, और यहाँ पर जो विकल्प दिए हुए हैं, धर्माधर्म में ये उपमेय उपमान नहीं है। हथघड़ी हाथ में पहने जाने वाली घड़ी, ये उपमेय उपमान नहीं है। लावारिस जिसका कोई वारिस ना हो, ये भी उपमेय उपमान नहीं है। बल्कि जो मुखारविंद शब्द है, तो इसमें उपमेय और उपमान का संबंध बताया जा रहा है। मुखारविंद मतलब मुख रूपी अरविंद। तो यहाँ विकल्प नंबर आपका 2 सही है प्रश्न नंबर 17 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं। आपके 18वां प्रश्न, संज्ञा से निर्मित विशेषण है लड़ाकू, ऊपरी, मेरा और मानवीय। तो यहाँ पर देखो हम ये देखते हैं लड़ाकू। लड़ाकू शब्द किससे बना हुआ है? लड़ना से लड़ाकू शब्द बना है, और लड़ना क्या है? एक क्रिया है साथियों। और आपको क्या देखना है? संज्ञा से निर्मित,
तो ये आपका आंसर नहीं होगा। ऊपरी शब्द किससे बना है? ऊपर से बना है। ऊपर क्या है? एक अव्यय शब्द है, तो ये अव्यय से विशेषण बना हुआ है, ये भी आपका आंसर नहीं है। मेरा शब्द जो है साथियों, ये भी संज्ञा से नहीं बना हुआ है, बल्कि मानवीय शब्द जो है ये मानव से बना है, और मानव क्या है? एक संज्ञा शब्द है। तो मानवीय शब्द जो है ये संज्ञा से निर्मित विशेषण के अंतर्गत आ जाता है। चौथा विकल्प आपके बिल्कुल सही है प्रश्न नंबर 18 में। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 19 की ओर चलते हैं। तो आपके 19वां प्रश्न साथियों, 19वां प्रश्न है, निजवाचक सर्वनाम है। वह मेरा खेत है, मैं स्वयं चला जाऊंगा, वह मेरे दादाजी है, और नेताजी स्वयं अपना भाषण तैयार करते हैं। तो देखो यहाँ प्रश्न संख्या 19 में निजवाचक सर्वनाम आपको बताना है। तो वह मेरा खेत है, यहाँ पर निजवाचक जो सर्वनाम है वो कहीं से कहीं तक दिखाई नहीं दे रहा है। ये तो निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। किसका है? निश्चयवाचक का। फिर मैं स्वयं चला जाऊंगा, तो यहाँ पर कर्ता यदि खुद के लिए अलग से कोई शब्द का प्रयोग करता है तो वो निजवाचक सर्वनाम कहलाता है। और यहाँ ऐसा ही हो रहा है, मैं मतलब कर्ता और स्वयं इस शब्द का प्रयोग भी खुद के लिए कर रहा हूँ। तो यहाँ अगर कर्ता खुद के लिए किसी शब्द का प्रयोग करे तो उसमें निजवाचक सर्वनाम होता है। अर्थात प्रश्न नंबर 19 में मैं स्वयं चला जाऊंगा वाला जो दूसरा विकल्प है, इसमें निजवाचक सर्वनाम है। वह मेरे दादाजी है, ये भी निश्चयवाचक सर्वनाम है। कैसे? निश्चयवाचक सर्वनाम। नेताजी स्वयं अपना भाषण, तो देखो यहाँ पर नेताजी स्वयं अपना, तो स्वयं अपना ये भी निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आ जाएगा। तो यहाँ दो आंसर सही होने चाहिए, लेकिन फिर हम पहले दूसरे वाले विकल्प को सही करेंगे। चलिए नेक्स्ट 20वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो आपके 20वां प्रश्न है, कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा का है? पुराण, चार दीवारी, भीतरी और गरिमा। तो साथियों पुराण भाववाचक नहीं है, क्योंकि इसका मूर्त रूप होता है। चार दीवारी, भीतरी और गरिमा, तो इन तीनों में से जो सही शब्द है भाववाचक का, वो है गरिमा शब्द। यहाँ पर भाववाचक संज्ञा का शब्द है साथियों। चौथा विकल्प आपके 20वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट 21वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो आपके 21वां प्रश्न, समवाय विधि में शिक्षण होता है। भाषा से अलग व्याकरण ज्ञान कराना, सभी विषयों का समेकित ज्ञान कराना, भाषा शिक्षण के साथ व्याकरण का ज्ञान कराना, और इनमें से सभी। तो साथियों समवाय विधि का आप सिस्टम समझिए। समवाय विधि होते क्या है? जिसमें भाषा के शिक्षण साथ ही, भाषा का जब शिक्षण कराया जा रहा है अध्यापक के द्वारा कक्षा में, तो उसके साथ ही व्याकरण का ज्ञान करा देना समवाय विधि कहलाता है साथियों। थर्ड विकल्प आपके प्रश्न संख्या 21 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 22 की ओर बढ़ते हैं। इसमें अलग से व्याकरण का ज्ञान नहीं कराया जाता है, शिक्षण के साथ ही व्याकरण का ज्ञान करा दिया जाता है। मतलब व्याकरण से संबंधित जो चीजें आती है वो शिक्षण के साथ ही करा दी जाती है। तो चलिए 22वां प्रश्न देखते हैं। प्रयोग विधि को और क्या कहा जाता है? सूत्र विधि, भाषा संसर्ग विधि, आगमन विधि और शब्द प्रधान विधि। तो साथियों प्रयोग विधि को हम अन्य और किस नाम से जानते हैं? आपको प्रश्न संख्या 22 में इसका सही उत्तर देना है। तो देखो प्रयोग विधि को हम सूत्र विधि, भाषा संसर्ग विधि या शब्द प्रधान विधि नहीं कहते हैं, बल्कि हम इसको आगमन विधि के नाम से भी जानते हैं। क्योंकि उदाहरण विधि और प्रयोग विधि ये दोनों किसके रूप है? उदाहरण विधि और प्रयोग विधि ये आगमन विधि के ही रूप है। तो थर्ड विकल्प आपके 22वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 23 को देखेंगे। प्रवचन विधि किस शिक्षण से संबंधित है? पद्य शिक्षण से, गद्य शिक्षण से, रचना शिक्षण से और कविता शिक्षण से। तो साथियों जो प्रवचन विधि होती है, प्रवचन विधि में क्या किया जाता है? मतलब किसी टॉपिक के ऊपर एक तरह से व्याख्यान प्रस्तुत किया जाता है। तो यही प्रवचन विधि और व्याख्यान विधि में ज़्यादा अंतर नहीं है। और साथियों ये पद्य रचना या कविता में प्रयुक्त नहीं होती है, बल्कि ये विधि गद्य शिक्षण में प्रयुक्त होती है। तो दूसरा विकल्प आपके 23वें प्रश्न में सही है। चलिए आगे बढ़ेंगे अब हम प्रश्न नंबर 24 की ओर। तो आपके 24वां प्रश्न, निम्न में से कौन सी विधि प्रश्नोत्तर विधि भी है? व्याख्या विधि, खंडान्वय विधि, दंडान्वय विधि और अर्थबोध विधि। तो देखो इनमें से किस विधि को प्रश्नोत्तर विधि भी कहा जाता है? आपसे प्रश्न संख्या 24 में ये पूछा गया है। तो व्याख्या विधि को प्रश्नोत्तर विधि नहीं कहा जाता है। हालांकि व्याख्या विधि के साथ में प्रश्नोत्तर विधि का प्रयोग किया जा सकता है। ना ही अर्थबोध विधि को प्रश्नोत्तर विधि कहा जाता है और ना ही दंडान्वय विधि को प्रश्नोत्तर विधि कहा जाता है। तो फिर किसको कहा जाएगा साथियों? जो खंडान्वय विधि है इसको ही प्रश्नोत्तर विधि कहा जाता है। किस विधि को?
खंडान्वय विधि को। दूसरा विकल्प आपके प्रश्न नंबर 24 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 25 की ओर बढ़ते हैं। तो आपके 25वां प्रश्न, एक शिक्षक बालक को चित्र दिखाकर प्रश्न पूछकर कहानी को पढ़ रहा है। यह रचना शिक्षण की किस विधि में आता है? अब शिक्षक क्या क्या कार्य कर रहा है कि बालक को सबसे पहले चित्र दिखाया, फिर उससे प्रश्न पूछा और फिर कहानी को पढ़ा रहा है। तो यहाँ पर ये जो विधि है मॉन्टेसरी में तो ऐसा नहीं करते हैं, ना ही अनुकरण विधि में, ना ही भाषा लेख में, बल्कि इस प्रकार से जो क्रियाएं की जाती है साथियों वो होती है उद्बोधन विधि में। दूसरा विकल्प आपके प्रश्न नंबर 25 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 26 की ओर बढ़ते हैं। तो आपके 26वां प्रश्न, नाटक शिक्षण की उपयुक्त विधि कौन सी है? अर्थबोध विधि है, व्याख्या विधि है, रंगमंच विधि है और कक्षा अभिनय विधि है। तो इस प्रकार से जब पूछा जाता है कि उपयुक्त विधि कौन सी है तो व्याख्या तो आपका उत्तर होगा नहीं, क्योंकि नाटक शिक्षण की उपयुक्त विधियों में व्याख्या विधि को स्थान नहीं दिया गया है। ना ही अर्थबोध विधि को उपयुक्त विधि माना जाता है। तो रंगमंच या कक्षा अभिनय, तो साथियों जब दोनों ही विकल्प में दे रखे हैं तो आपको कक्षा अभिनय विधि सबसे बेस्ट सही करना है, क्योंकि कक्षा अभिनय विधि में क्या होता है कि अन्य जो शिक्षक है अन्य जो छात्र है उनका शिक्षण भी बाधित नहीं होता है, कक्षा का जो माहौल है वो भी नहीं बिगड़ता है और व्यय भी ज़्यादा नहीं होता है, टाइम भी खराब नहीं होता है और बालकों में अभिनय गुणों का विकास भी हो जाता है। तो इस प्रकार चौथा विकल्प आपके प्रश्न संख्या 26 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 27 की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए 27वां प्रश्न देख लेते हैं। सही युग्म नहीं है, बिनेट का योजना, कार्लटन वाशबर्न, मॉन्टेसरी विधि मारिया मॉन्टेसरी, डाल्टन विधि कुमारी हेलन पार्कहर्स्ट और खेल विधि महात्मा गांधी। तो मतलब एक तरफ विधियों के नाम दे रखे हैं और दूसरी तरफ उनके जनक दे रखे हैं। तो आपको जो यहाँ पर नाम से सुमेलित जनक नहीं लग रहा है उसका आपको सही उत्तर देना है साथियों। तो प्रश्न संख्या 27 का जो सही उत्तर है, देखो बिनेट का योजना कार्लटन वाशबर्न ने दी थी, मॉन्टेसरी विधि मारिया मॉन्टेसरी ने ही दी थी, डाल्टन विधि कुमारी हेलन पार्कहर्स्ट ने दी थी, लेकिन खेल विधि हेनरी कोल्डवेल कुक के द्वारा दी गई थी, न कि महात्मा गांधी के द्वारा। तो जो विकल्प नंबर आपका 4 है प्रश्न नंबर 27 में, इसका युग्म सही नहीं है साथियों। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 28, कौन सा युग्म सही है? प्रवचन विधि अनुवाद शिक्षण में प्रयोग की जाती है, उद्बोधन विधि व्याकरण शिक्षण में प्रयोग की जाती है, व्याख्या विधि गद्य शिक्षण में प्रयोग की जाती है, गीत विधि पद्य शिक्षण में प्रयोग की जाती है। तो देखो यहाँ पर प्रवचन विधि अनुवाद शिक्षण में प्रयोग नहीं करते हैं, प्रवचन विधि तो गद्य शिक्षण में प्रयोग करते हैं, उद्बोधन विधि का प्रयोग व्याकरण में नहीं किया जाता है, व्याख्या विधि का गद्य में नहीं बल्कि जो गीत विधि है इसका प्रयोग पद्य शिक्षण में किया जाता है। यही हमें सबसे सही, क्लियर और सटीक दिख रही है, क्योंकि गीत विधि गीत गा करके किसमें, पद्य कविता में ही तो गाया जाता है। तो अर्थात चौथा विकल्प आपके प्रश्न नंबर 28 में सही है। नीचे हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपके कितने प्रश्न 30 में से सही हो रहे हैं। पेपर आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा साथियों। चलिए सेकंड लास्ट 29वां प्रश्न देख लेते हैं। ये देखो, बालक के वाचन संबंधी दोषों का निवारण अध्यापक कैसे कर सकता है? अनुकरण वाचन करते समय, आदर्श वाचन करते समय, अनुकरण वाचन के बाद और उक्त तीनों समय। तो देखो वाचन संबंधी दोष बालक उत्पन्न कर रहा है, बालक में वाचन संबंधी दोष उत्पन्न हो रहे हैं। तो साथियों आदर्श वाचन तो कौन करता है? अध्यापक करता है। तो अध्यापक वाचन कर रहा है तो क्या तभी वो बालक के दोषों का निवारण करेगा? नहीं, एक बार तो वो खुद वाचन करवा देगा, उसके बाद छात्र क्या करेंगे? अनुकरण वाचन करेंगे, और वहां पर कोई त्रुटि होती है तो उसके बाद में उन त्रुटियों को दूर किया जाता है, मतलब अनुकरण वाचन के बाद में। विकल्प आपके 3 सही है प्रश्न नंबर 29 में। अब आज का अंतिम और 30वां प्रश्न है, लेकिन अगर कोई त्रुटि आपको नजर आती है तो हमें कमेंट में कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। तो चलिए अंतिम और 30वां प्रश्न है। भाषा में आकलन की प्रक्रिया है, पाठ के अंत में दिए गए अभ्यासों के माध्यम से होती है, सीखने सिखाने के दौरान भी चलती है, केवल बच्चों का निष्पादन जानने के लिए होती है और केवल शिक्षक का निष्पादन जानने के लिए होती है। तो देखो आकलन सिर्फ शिक्षक का निष्पादन जानने के लिए नहीं किया जाता है, या सिर्फ बच्चे का निष्पादन जानने के लिए किया जाता है। इसका जो सही उत्तर है वो रहेगा पहला या दूसरा, कौन सा रहेगा कमेंट करके बताइएगा। देखो 30वें प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है सीखने सिखाने के दौरान भी चलती है, क्योंकि पाठ के अंत में दिए गए अभ्यासों के माध्यम से ही हो ये भी कोई आवश्यक नहीं है साथियों। बीच में भी तो आप आकलन करते रहते हो, इसी क्या फिर। तो अतः दूसरा ही विकल्प आपके 30वें प्रश्न में सही है। तो ये आज का टेस्ट पूरा हुआ, कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं।
मिलते हैं अब अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए।